Hello my dear students, welcome to my channel and I hope you all are doing great. So ये वीडियो MPS 002 यानी कि MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो कि आपके जून एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे बताए गए दोनों क्वेश्चंस आपको एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि ये MPS 002 जो है उसकी सीरीज़ का पार्ट 4 वीडियो है, ठीक है। और ये वीडियो हिंदी में है, सेम वीडियो इंग्लिश में आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। और यूट्यूब पे हम जो भी पढ़ाते हैं उनका PDF आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख के PDF को डाउनलोड कर लेना। ओके, तो क्वेश्चन क्या है अभी हमारा पहला, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI तथा पोर्टफोलियो निवेश में क्या अंतर होता है, इन दोनों के बारे में आपको इनका डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में। FDI तब होता है जब कोई व्यक्ति, कंपनी या सरकार एक देश से दूसरे देश में सीधे किसी व्यवसाय या भौतिक संपत्ति में निवेश करती है। जब कोई व्यक्ति करेगा, ठीक है, या फिर कोई कंपनी या फिर कोई देश की सरकार अपने देश से दूसरे देश में क्या कर रही है, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, और किसमें, किसी व्यवसाय में या फिर किसी प्रकार की भौतिक संपत्ति में, ठीक है, किसी फिजिकल एसेट में, जैसे कि फैक्ट्रियों में, मशीनरी में, ऑफिस में। निवेशक को कंपनी या प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण नियंत्रण या स्वामित्व 10% का स्वामित्व उसको वहाँ पे प्राप्त होता है। FDI निवेशक आमतौर पर यह नियंत्रित करता है कि व्यवसाय कैसे चलेगा, प्रबंधन, उत्पादन, नीतियों आदि के फैसले वो ही लेता है, ठीक है। तो जिसने भी FDI इन्वेस्टमेंट की है वो ही महत्वपूर्ण निर्णयों को लेगा इसके अंदर। FDI एक दीर्घकालिक निवेश होता है। निवेशक व्यवसाय को लंबे समय तक चलाने या विकसित करने में रुचि भी रखता है इसके अंदर। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि कोई जापानी कार निर्माता संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई नई फैक्ट्री बनाए, या कोई अमेरिका की कंपनी भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी में 30% हिस्सा खरीदे और उसके संचालन में भी सक्रिय रूप से भाग ले। और कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी दूसरे देश में स्टोर खोले या होटल्स की पूरी श्रृंखला खोल दे। मेज़बान देश के लिए इसमें क्या फ़ायदा होता है, तो मेज़बान देश वो होते हैं जिन देश में इन्वेस्टमेंट की गई होती है, जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में होस्ट कंट्रीज़, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली उस कंट्री को बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि वहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा, तकनीकी और कौशल बढ़ेगा, आर्थिक विकास में वृद्धि होगी वहाँ पे, और एक संरचना डेवलप होगी, यानी कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स, रोड, ये सब वहाँ पे डेवलप होगा और वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये सारा आपने बताना है किसके बारे में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में। अब दूसरा होता है आपका पोर्टफोलियो निवेश। तो पोर्टफोलियो निवेश तब होता है जब निवेशक किसी विदेशी देश में शेयर, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड को खरीदता है, ठीक है, यानी कि इन्हें हम क्या कहते हैं, वित्तीय साधन। तो जब वित्तीय साधन दूसरे देश के खरीदे जाते हैं, जिसमें आता है शेयर, बॉन्ड्स या फिर आपका म्यूचुअल फंड, ये खरीदे जाते हैं जब, तो कंपनी का नियंत्रण वो पूरा नहीं ले रहे हैं ना इसके अंदर। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना या फिर पूंजी लाभ। निवेशक कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण में शामिल नहीं होते हैं FDI में, जबकि वो शामिल होते हैं। वे केवल शेयर धारक या बॉन्ड धारक होते हैं, उनका कोई रोल नहीं रहता ज़्यादा। पोर्टफोलियो निवेश अक्सर अल्पकालिक या मध्यमकालिक होता है, इसे आसानी से बेचा या नकदी में बदला जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि UK एक निवेशक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी में शेयर खरीदना। अगर कोई UK की कंपनी वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में खरीद रही है, या फिर फंड मैनेजर बॉन्ड्स खरीद रहा है, म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप इन तीनों का ही एग्जाम्पल देंगे। इसमें जो हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में मेज़बान देश के लिए क्या फ़ायदे हैं उनके बारे में बात करनी है। कंपनियों को बिना नियंत्रण दिए पूंजी को उपलब्ध कराना, वित्तीय बाजारों में तरलता बढ़ती है इससे, ठीक है, लिक्विडिटी बढ़ती है वित्तीय बाजारों में, और निवेश स्रोतों का विविधीकरण इसके अंदर होता है। लास्ट में यहाँ पे आप इसको एक चार्ट से समझ सकते हैं, I mean इस टेबल से, इन शॉर्ट में, जैसे कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है, इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता। व्यवसाय का प्रबंधन, नियंत्रण, विकास ये करता है, पर इसमें केवल लाभ अर्जित करना इसका मुख्य मुद्दा होता है।
एफडीआई के अंदर फैक्ट्री, ऑफिस, सहायक कंपनियां ये सब खोली जाती हैं, जबकि इसमें शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड्स खरीदे जाते हैं। ये लंबे समय तक चलता है और ये मध्यम अवधि के लिए होता है। इसमें जो है संचालन में शामिल होता है जो भी इन्वेस्ट करेगा, और यहाँ पे तरल और विविधीकृत होता है, यानी कि वो शामिल नहीं होता। इसमें फ़ायदे ये होते हैं कि मेज़बान देश को रोज़गार मिल जाता है, तकनीक मिल जाती है, और इसमें मेज़बान देश को पूंजी मिल जाती है। टोयोटा भारत में जब उत्पाद संयंत्र बनाता है तो वो एफडीआई कहलाता है, और वहीं अगर टाटा में वो खरीद ले शेयर्स को तो वो पोर्टफोलियो बन जाएगा। अब हम दोनों के, जो हमारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और वो दूसरा वाला पोर्टफोलियो है, दोनों के फायदे और नुकसानों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसके फायदे देख लो। एफडीआई का क्या फ़ायदा होगा? एक तो उस देश में रोज़गार मिलेगा लोगों को, है ना भाई, क्योंकि कंपनी जाएगी तो वहाँ पे रोज़गार तो सृजन करेगी ही, तकनीकी का हस्तांतरण होगा। जो डेवलप कंट्री है, विकसित जो देश है, वो विकासशील देश में जाकर ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसके पास जो नई टेक्नोलॉजी है उसे वो उस देश तक पहुँचा देगा। इससे उस देश का आर्थिक विकास होगा और वहाँ पे एक आधारभूत संरचना बनेगी, यानी कि जो सड़क होती है, बिजली जैसी सुविधाएं आएंगी और भुगतान संतुलन में सुधार वहाँ पे हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसके नुकसानों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि नियंत्रण का नुकसान होता है। मेज़बान देश प्रमुख उद्योगों पर नियंत्रण खो देगा, क्योंकि उसने दूसरे देश को अपने जो राइट्स हैं वो दे दिए हैं। जो कंपनी है वो लाभ की वापसी कर देगी, अपने देश में लाभ को भेजेगी। इसका सांस्कृतिक प्रभाव पड़ेगा। जो विदेशी कंपनियां हैं वो स्थानीय संस्कृति को प्रभावित कर सकती हैं। पर्यावरण की चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि विदेशी कंपनियां मेज़बान देश में आएंगी और वहाँ के संसाधनों का शोषण करेंगी, प्रदूषण फैलाएंगी, और इसका जो लाभ है वो असमान तरीके से मिलेगा। लाभ शहरों में केंद्रित हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं। ठीक है, इसके बाद पोर्टफोलियो के फायदे देखेंगे हम। पोर्टफोलियो वाले का क्या रहता है फायदा? पहला कि तरलता होती है, इसमें आसानी से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बाजार का इससे विकास होता है और विविधीकरण बढ़ता है। जो निवेशक है उसका जोखिम भी इसमें कम हो जाता है, क्योंकि वो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। इससे अस्थिरता फैलती है, लेकिन इसका ये नुकसान है कि इससे अस्थिरता फैलती है। निवेश जल्दी निकाला जा सकता है, जिससे आर्थिक अस्थिरता हो जाती है। नियंत्रण का अभाव होता है, निवेशकों का कंपनी प्रबंधन में कोई हिस्सा इसमें नहीं रहता, और विनिमय दर जोखिम, मुद्रा विनिमय में उतार चढ़ाव और नुकसान भी हो जाते हैं। जब भी मनी में मुद्रा का जो वो रहता है ना, उसका विनिमय, उसमें उतार चढ़ाव होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो ये सारा आपने इस वाले आंसर के अंदर बताना था। सबसे पहले आपने बताया कि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो पहले आप एफडीआई का पूरा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सारी आप लिखना, एफडीआई के उसके उदाहरण देना, उसके क्या फ़ायदे होते हैं मेज़बान देश के लिए, फिर पोर्टफोलियो का बताना, फिर आप अलग से एक तालिका बना देना, तुलना तालिका जिसे हम कहते हैं, कंपैरिजन चार्ट। उसके बाद आप अलग से इनके फ़ायदे नुकसान दोनों के ये भी बता देना, एंड लास्ट में आप एक अपना निष्कर्ष भी बना के लिख सकते हैं। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है, और इसके सारे पॉइंट्स भी अगर आप लर्न कर लेंगे यहीं पे साथ के साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। पुनर्निर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी कि IBRD के कार्यों और भूमिका का वर्णन कीजिए। IBRD विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाओं में से एक है। इसकी स्थापना 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए देशों के पुनर्निर्माण में मदद के लिए की गई थी। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वहाँ पे कुछ देश जो है वो तबाह हो गए थे, और उन देशों में आवश्यकता थी कि वहाँ पे पुनर्निर्माण किया जाए। तो इसी वजह से एफडीआई को वहाँ IBRD जो बैंक है इसकी स्थापना की गई थी। अब इसके कुछ कार्य हैं, जैसे कि ये ऋण और क्रेडिट प्रदान करता है। IBRD मध्यम आय वाले और क्रेडिट योग्यता वाले निम्न आय वाले देशों को आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, और परियोजनाओं के लिए उन्हें क्या करता है? धन उधार देता है। आमतौर पर सड़क बनाने के लिए, स्कूल, अस्पताल, ऊर्जा आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का समर्थन ये करता है। ऋण के अलावा IBRD वित्तीय उत्पाद जैसे गारंटी, जोखिम प्रबंधन सेवाएं और मुद्रा स्वैप भी प्रदान करता है। आर्थिक विकास बढ़ता है, जो देश है वहाँ पे गरीबी उन्मूलन हो जाता है, देश के सतत विकास में मदद करता है, और सदस्य देशों में जीवन स्तर सुधारने के उद्देश्य से भी ये काम करता है। IBRD विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण और ज्ञान साझा करता है ताकि देश विकास कार्यक्रमों की योजना कर सके।
तो IBRD जो होता है वो अंडर डेवलप जो कंट्रीज़ होती है ना, उन्हें टेक्नोलॉजी, ज्ञान वगैरह ये सब उनको साझा करेगा, उनको भी बताता है ताकि वो भी आगे डेवलप हो सके। नीति सलाह, इनको आर्थिक नीतियाँ बनाने में भी हेल्प करेगा। इसकी भूमिका क्या रहती है कि ये उन देशों के विकास का भागीदार बन जाता है, उन देशों की साझेदारी करता है, विकासशील देशों के साथ रहता है, उन्हें वित्त पोषण प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे गरीबी, आर्थिक वृद्धि मतलब गरीबी हटाने में और आर्थिक वृद्धि बढ़ाने में काम करता है। वित्तीय गारंटी प्रदान कर जोखिम साझा करके IBRD निजी निवेशकों और अन्य संस्थाओं को विकासशील देश में निवेश करने के लिए भी क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तो विकास में भागीदार बनता है, ये उनका निवेश के लिए उत्प्रेरक है और स्थिरता का प्रवर्तक है, यानी उन देशों में जो अर्थव्यवस्था जो उलट पुलट रहती है उनकी, उसको ठीक करने में, ठीक है, वहाँ पे स्थिरता लाने में, वहाँ पे एक आधारभूत संरचना बनाने में मदद करता है। और IBRD विकास संबंधी ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारी समाधानों को इकट्ठा और साझा करता है ताकि देश सतत विकास हासिल कर सके। कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि किसी देश में अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पे कुछ राजमार्ग वगैरह बनाना है तो ये ऋण देगा ताकि व्यापार और बाजार तक उस गांव की पहुँच बढ़ सके। यह सरकारों को शिक्षा प्रणाली सुधारने या विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय नियम में सुधार करने की सलाह भी दे सकता है। IBRD की हाल की परियोजनाओं के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि भारत ग्रामीण सड़क योजना में उसने इन्वेस्ट किया, ब्राज़ील के अंदर नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण उसने प्रोवाइड किया ताकि वहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो बनाए जा सकें और ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसे कम किया जा सके, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा सके। इंडोनेशिया के अंदर भी उसने जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए समर्थन दिया है, जिससे कि लाखों लोगों को स्वस्थ पेयजल मिला। दक्षिण अफ्रीका शिक्षा क्षेत्र सुधार, IBRD ने दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर उसकी शिक्षा प्रणाली में सुधार किया, विशेष रूप से शिक्षक प्रशिक्षण और स्कूलों के आधारभूत ढांचे पर ध्यान उसने केंद्रित किया है। तो ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप एग्जाम के लिए बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा सकते। इन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर लर्न करना, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड MPS 2 के भी टोटल 4 वीडियोस हमारे हो चुके हैं और अब हम MPS 2 की भी रिवीजन क्लास लेकर आएंगे। MPS 1 की भी कई सारी क्लासेस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिए और वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो।